जी सुमित जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। और सौरभ जी, आप कैसे हैं? जी सचिन जी, क्या हाल है भाई? हाँ सर, ठीक है। आप कैसे? टास्क 2 दिन लेट था सर, हॉस्पिटल गए थे। जी, तबीयत खराब थी क्या? नहीं, ठीक अभी तो ठीक है सर, कल कंप्लीट करके भेज देता हूँ सर। जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो देवदीप जी, क्या चल रहा है भाई? सर कुछ नहीं। ये कुछ तो करिए भाई, ऐसे कैसे कुछ नहीं। क्या करते हैं आप, स्टडी कर रहे हैं? यस सर। क्या कर रहे हैं? बीसीए। जी वेरी गुड। लास्ट सेम में है सर, इस बार लास्ट है। जी पवन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर। हेलो। जी बोलिए। सर ठीक हूँ सर मैं। जी सब लोग टास्क वगैरह कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। टास्क अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सिखाने का तरीका है वो यही हो सकता है किसी भी स्टूडेंट को, यानी कि उसको किसी प्रॉपर टास्क के साथ चीज़ों को सिखाया जाए तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा और वो जल्दी चीज़ों को पकड़ेगा, है ना? सिर्फ किसी लैंग्वेज का सिंटेक्स सीख लेने से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि हम जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगाना सीख जाएं, वेरिएबल बनाना सीख जाएं, हम जो है लूप चलाना सीख जाएं, अरे ऑब्जेक्ट क्या है ये सब सीख जाएं। लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर आप नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके काम में नहीं आएंगी। जी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको टास्क दिया जा रहा है ताकि आप टास्क को कंप्लीट करिए और छोटे-छोटे लॉजिक आपके जब क्लियर हो जाएँगे तो हम बड़े लॉजिक की तरफ चलेंगे, यानी कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? इसलिए भी आपको छोटा-छोटा ही प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस करवाया जा रहा है, जैसे कि डिज़ाइनिंग पे भी फोकस करवाया जा रहा है। जावास्क्रिप्ट तो चल ही रहा है खैर, है ना? क्योंकि किसी भी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन जैसा भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहें तो उसका डिज़ाइन भी मायने रखता है ना? यानी कि अगर आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में वीक हैं तो कहीं न कहीं आप एक स्टेप पीछे हैं। इसलिए डिज़ाइनिंग पे भी फोकस करना है सभी लोगों को। डिज़ाइनिंग का मतलब ये हो गया कि अभी फ़िलहाल तो आप सीएसएस का ही यूज़ करिए,
आगे तो टेलविंड, CSS, बूटस्ट्रैप, इन सब चीज़ों का यूज करके डिज़ाइनिंग को हैंडल किया जाता है और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाया जाता है। ठीक है, तो जब तक आपको CSS की अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी, आप टेलविंड को भी अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, यानी कि सही से सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है कुछ क्लासेस आपको लगाने आ जाए बूटस्ट्रैप के, टेलविंड के, लेकिन जिस तरीके से टेलविंड में काम करना चाहिए, जिस तरीके से बूटस्ट्रैप में काम करना चाहिए, उस तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको CSS की नॉलेज नहीं है तो। इसलिए CSS की नॉलेज रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट React.js सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट सीखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट टेलविंड या बूटस्ट्रैप सीखने से पहले CSS को सीखना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। कुछ हमें और फंक्शंस और कीवर्ड्स के बारे में जानना था। यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ था, बट F छूट गया है, तो मैं उसको एडिट करके आपको दे दूंगा। यानी कि नोट्स जो जाएगा मॉर्निंग में, वो मैं एडिट कर दूंगा उसके अंदर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। वैल्यू कीवर्ड, लेंथ कीवर्ड, टाइप ऑफ फंक्शन, केयर एट फंक्शन, इन चीज़ों का यूज कब करना है, कहाँ करना है, किस लिए करना है, ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे। कुछ ऑपरेटर्स आज पढ़ेंगे और कुछ ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? लास्ट टाइम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर टैग क्रिएट करना सीख रहे थे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम टैग को क्रिएट करेंगे। जैसे अभी तक हम HTML के अंदर टैग क्रिएट करते थे। अगर मुझे H1 लिखना होता था ऐसे, तो HTML की बॉडी में हम H1 लिखते थे और कुछ भी हम यहाँ पर हेडिंग के रूप में देते थे। जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये जो हमने बॉडी से लिखा, यानी कि HTML में हमने इस कोड को लिखा, यही चीज़ हमने सीखा था कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग को सबसे पहले इनेबल कर लेंगे। लेट एक वेरिएबल बनाएंगे H1 के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्रिएट एलिमेंट इसके नाम से फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम H1 को क्रिएट कर लेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप H1 ही क्रिएट करिए, कोई भी एलिमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इनपुट टैग, फॉर्म टैग, डिव टैग, स्पैन टैग, लेबल टैग, यानी कि जितने भी HTML के टैग हैं सब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इवन बटन भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इस H1 के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बताइए नंदनी जी, जल्दी बताइए थोड़ा। ये H1 के अंदर देवदीप कुमार लिखना है, बताइए कैसे लिखेंगे। H1 dot then क्या चीज बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। H1 dot append H1 डॉट append function नहीं, इनर टेक्स्ट या इनर HTML लिखेंगे, है ना। टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो तरीके से। मैंने डिफाइन कर दिया देवदीप कुमार। अब मुझे इस H1 को इस बॉडी में डालना है, तभी तो ये आउटपुट में दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैंने रिलोड किया, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमने बॉडी के अंदर अपेंड नहीं किया इस चीज को। तो अब हम डॉक्यूमेंट के अंदर से
डॉट बॉडी को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और बॉडी के अंदर हम अपेंड कर देंगे। ऐसे क्या अपेंड करेंगे हम? h1 को। तो यहाँ पर h1 डिफाइन कर दीजिए। अब क्या होगा, ये बॉडी के अंदर चला जाएगा और आउटपुट में भी आपको यहाँ पर ये चीज दिखेगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए देवदीप कुमार दिख गया। अगर मुझे स्टाइल लगाना होता, कलर वगैरह करना होता तो कैसे करते थे हम इसको? h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर, और इसका कलर जो है कोई भी कलर कर सकते हैं, रेड डिफाइन कर दीजिए। नोटिस करिए यहाँ पर रिलोड करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो h1 के अंदर से फिर से स्टाइल और उसके लिए फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। कैसे लिखना है? डबल वर्ड है यहाँ पर। तो जब आप CSS में लिखते थे तो यहाँ पर हाइफन आता था, हाइफन कैंसिल होगा और अगला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज देना है, सपोज करो 50 पिक्सल, तो 50 सिर्फ लिखेंगे तो काम नहीं करेगा ये। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया बट ये काम नहीं किया। इसके साथ पिक्सल, EM, REM ये सब लगाना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको PX जोड़ना है तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे या तो डुअल कोट के अंदर लिखेंगे। अभी मैं रिलोड करूंगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। नोटिस करिए इस तरीके से, परफेक्ट। तो स्टाइल कैसे लगाना था ये भी आपने सीखा था, और क्रिएट कैसे करना था टैग को ये भी आपने सीखा था। यही प्रोसेस होगा, किसी भी टैग को आप क्रिएट करेंगे या किसी भी टैग के अंदर किसी भी टैग को अपेंड करिए, प्रोसेस यही होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई डिव होता इस तरीके से और इस डिव के अंदर मुझे अपेंड करना है, तो सबसे पहले तो इसके कुछ क्लास दे दीजिए। मैंने हेड क्लास या बॉक्स मैंने क्लास दे दिया इस तरीके से। इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो लेट बॉक्स, यानी कि बॉक्स में हम क्या डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हेड को बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। बॉक्स क्या है? ये वाला क्लास है। इसका मतलब ये डिव सेलेक्ट हुआ और यहाँ पर आ गया। यकीन नहीं तो आप इसको कंसोल करके देख लीजिए। तो कंसोल और डॉट लॉग करेंगे और बॉक्स को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। नोटिस करिए कंसोल में डिव हमें दिख जाएगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से, यानी कि डिव सेलेक्ट होके जावास्क्रिप्ट में आ चुका है। अब आप इस पे जो काम करना चाहे कर सकते हैं। तो सपोज करो अभी जब हम अपेंड कर रहे थे तो ये देखिए एलिमेंट में जो h1 है, जैसे मैंने रिलोड किया तो h1 हमारा कहाँ जा रहा था? बॉडी के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ना, ये रहा। मैं चाहता हूँ h1 डिव के अंदर जाए, तो बॉडी में ना अपेंड करके हम बॉक्स में अपेंड कर देंगे। ऐसे बॉक्स में अपेंड कर दीजिए h1 को, तो अब ये डिव के अंदर जाएगा। अभी यहाँ पर जा रहा था ना बाहर, अब नोटिस करिए डिव के अंदर h1 चला गया, ये देखिए। तो जिस भी टैग के अंदर, जिस भी एलिमेंट के अंदर आपको अपेंड करना है, बस उसको सेलेक्ट करना है और उसमें अपेंड फंक्शन अप्लाई करना है। अपेंड, प्रीपेंड, बिफोर, आफ्टर 4 होता है। मैंने आपको चारों का एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया था, ठीक है, कैसे क्या काम करता है। वो नाम के अकॉर्डिंग ही आप जस्टिफाई कर लेंगे। आफ्टर का यूज करेंगे तो बाद में आएगा, बिफोर का यूज करेंगे तो पहले अपेंड होगा, प्रीपेंड का यूज करेंगे तो पहले अपेंड होगा। जैसे कि डिव के अंदर और भी कोई है, पी वगैरह है ऐसे, तो पी के बाद, यानी कि प्रीपेंड का अगर आपने यूज किया है तो पी के ऊपर अपेंड होगा। अगर आपने अपेंड का यूज किया है तो पी के नीचे अपेंड होगा इस पर। जैसे अभी ये पी है और हमने यहाँ पर अपेंड का यूज किया है। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके देखिए जरा, एलिमेंट में बॉडी में जाएंगे, डिव में जाएंगे, ये देखिए पी टेक के नीचे आया अभी h1। यही अगर आपको पी टेक से पहले करना था तो यहाँ पर आपको प्रीपेंड फंक्शन का यूज करना है। अभी अगर हम रिलोड करें तो नोटिस करिए अब वो जो h1 था वो p से पहले आएगा, ठीक है। डिव से पहले रखना है तो आप बिफोर का, और अगर डिव के बाद रखना है तो आफ्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पे हमने कल ही बात कर लिया था। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर डिव बनाए उसमें अपेंड करें। आप चाहें तो यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हो डिव को और उसके अंदर अपेंड कर सकते हो। तो क्रिएट एलिमेंट का मैंने यूज किया और यहाँ पर मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे मैंने डिफाइन किया डिव को, इसमें आ जाएगा डिव हमारा इस तरीके से, और यहाँ पर हम काम करेंगे, यानी कि डिव इसमें क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हमें अपेंड करना है तो यहाँ पर हम डिव का यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए नोटिस करिए क्या होगा, अगर हम कंसोल डॉट लॉग सर्च करें यहाँ पर और डिव को प्रिंट करें, मैंने डिव को प्रिंट किया है। अभी बॉडी के अंदर बुब नहीं है, कुछ भी नहीं है,
स्क्रिप्ट का कोड सिर्फ लिखा हुआ है। मैंने रिलोड किया, देखिए कंसोल में क्या है, एक डिव आया, उसके अंदर h1 है, लेकिन ये h1 बॉडी में नहीं दिख रहा है। अब ये बॉडी में दिखना चाहिए ना, तो बॉडी में दिखाने के लिए अब आपको क्या करना है, इस डिव को बॉडी में अपेंड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट बॉडी सेलेक्ट करेंगे और डॉट अपेंड फंक्शन यहाँ पर हम डिव को डिफाइन कर देंगे। तो अब क्या होगा, पहले आपने एक डिव क्रिएट किया, उसके बाद आपने h1 क्रिएट किया, h1 से रिलेटेड कुछ काम किया, अब आपने h1 को डिव के अंदर रखा और उस डिव को आपने बॉडी के अंदर रखा, यानी कि अब बॉडी पे चला जाएगा और आउटपुट के रूप में यहाँ पर आपको h1 दिख जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर आपने h1 के अंदर लिखा था वो आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा है। परफेक्ट। तो ये चीजें, इन चीजों पे हमने कल ही बात कर लिया था। आज की जो चीजें हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि वैल्यू कीवर्ड का यूज करना, लेंथ कीवर्ड का यूज करना, टाइप ऑफ का यूज करना और केरेट का यूज करना। तो ये अलग अलग केस में यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जगह पे यूज होते हैं। जब हमें इनपुट फील्ड का वैल्यू निकालना होता है, मैं समझाता हूँ आपको ये चीज। पहले तो यहाँ से सारा कोड हटा देता हूँ। एक इनपुट फील्ड, सपोज करो मैंने लेबल बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से यूजर नेम, इस तरीके से, ठीक है। और इसके ठीक नीचे मैंने br यानी कि 2 बार ब्रेक टेक का यूज किया। इनपुट फील्ड डिफाइन करूंगा और टाइप में मैंने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, आईडी वगैरह कुछ नहीं देता हूँ। तो इन पे तो काम करना आपको आता ही होगा। लेबल टैग में हमने यूजर नेम लिखा और एक इनपुट फील्ड बनाया, तो ये आउटपुट के रूप में ब्राउजर में दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैंने रिलोड किया, अभी यहाँ पर ये चीज हमें दिख रहा है ब्राउजर में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए यूजर नेम और उसके नीचे इनपुट फील्ड। तो अब इनपुट फील्ड में जो टाइप किया जा रहा है इस तरीके से, या कुछ भी लिखा जा रहा है, जस्ट फॉर कोड लिखा जा रहा है, आलोक लिखा जा रहा है, कुछ भी, उसको अगर आपको रीड करना, निकालना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए वो वैल्यू, तो उसके लिए आपको इस वैल्यू कीवर्ड का यूज करना होगा। यानी कि पहले तो आपको इस इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करके जावास्क्रिप्ट में लाना होगा और उसके बाद उस एलिमेंट के लिए वैल्यू कीवर्ड लगाना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। उसके बाद लेंथ है, तो अगर आप चाहें तो ये काउंट कर सकते हो कि इस इनपुट फील्ड में कितना डेटा इनपुट किया गया है। यानी कि अगर आप कभी कभी क्या लेंथ का वैल्यू क्या और भी कुछ फंक्शन होते हैं, उनका कुछ कीवर्ड है जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जब हम लूप वगैरह चलाते हैं तो अक्सर लेंथ कीवर्ड का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हमें किसी फॉर्म के अंदर से डेटा रीड करना होता है तो वैल्यू कीवर्ड का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें किसी के बारे में पता करना होता है कि वो कौन सा डेटा है, कैसा डेटा है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, क्या है वो, तो उसके लिए हम टाइप ऑफ फंक्शन कॉल करते हैं। कैरेट फंक्शन एक स्पेशल केस में यूज होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे वैल्यू की, उसके बाद हम लेंथ की, टाइप ऑफ की, फिर कैरेट की, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी का बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे क्लियर नहीं होगा ये चीज। तो मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया है और यहाँ पर इसके ठीक नीचे एक बटन भी बना लेता हूँ। तो इनपुट फील्ड के ठीक नीचे मैंने फिर से br टैग का यूज किया इस तरीके से ताकि ब्रेक हो जाए, और एक बटन बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, और मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लिक मी इस तरीके से। अब मैं इस बटन पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है वो डेटा चाहिए, ठीक है। यानी कि इस बटन पे क्लिक करने पे, तो सबसे पहले तो इस बटन पे क्लिक करने पे देखिए सिचुएशन क्या है, मुझे पेज लोड होते ही वैल्यू नहीं चाहिए, और पेज लोड होते ही वैल्यू आप निकाल भी नहीं पाएंगे। अगर आपको पेज लोड होते ही वैल्यू चाहिए होगा तो पहले से आपको यहाँ पर वैल्यू लिख के रखना होगा, यानी कि वैल्यू कीवर्ड यहाँ पर लगाना होगा इस तरीके से, और कुछ वैल्यू रखना होगा इस तरीके से। अगर आपको पेज रेंडर होते ही वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू आपको पेज रेंडर होते ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेज रेंडर होते ही जैसे जैसे मैं इनपुट करूं ये वैल्यू मिले, तो उसके लिए आपको इवेंट वगैरह पे ही चीज़ों को हैंडल करना होगा। चाहे आप क्लिक पे हैंडल कर लीजिए, चाहे ऑन इनपुट पे हैंडल कर लीजिए, चाहे आप ऑन चेंज पे हैंडल कर लीजिए, ऑन ब्लर इवेंट भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम
इस पे बात करेंगे कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये वैल्यू कैसे मिलेगा। थिंक करना है, कैसे सोचना है आपको इसके बारे में कि कैसे हम ये फंक्शनलिटी बनाएंगे। अभी हो सकता है आपको सारी चीजें समझ में आ रही हूँ, छोटी चीज है ये, समझ में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग अगर नए होंगे तो शायद ना समझ में आ रहा हो। बड़ी चीजों के लेवल रेस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है। क्या कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमें इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ का डेटा चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इस पे कोई इवेंट लगाना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद डेटा चाहिए, इसका मतलब जो कोड है वो फंक्शन से ब्लॉक होगा, यानी कि हमें फंक्शन बनाना होगा तभी हम क्लिक करने के बाद डेटा हमें मिलेगा। हमें पेज लोड होते ही डेटा नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने पेज रिफ्रेश किया, हमें डेटा नहीं चाहिए। पेज लोड होते ही डेटा हमें, नोटिस करिए मैं अगर इस तरीके से लिखूं, अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर लेता हूं और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूं इनपुट को, यानी कि इनपुट टैग को मैंने सेलेक्ट कर लिया और डॉट वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया। इस तरीके से मैं समझाता हूँ सारी चीजें। तो अभी क्या होगा, पेज लोड होते ही ये कोड चलेगा और अलर्ट में आपको इनपुट में जो वैल्यू था वो दिख जाएगा। ये देखिए जो नंबर था वो दिख गया हमें, ठीक है। तो हमें पेज लोड होते ही नहीं दिखाना है। अब ये वैल्यू क्यों दिखा? क्योंकि पहले से हमने इसमें लिख रखा है। अगर हम ये यहाँ से हटा दें तो कुछ नहीं दिखेगा अलर्ट में। फिर आपको ये देखिए अलर्ट एम्प्टी आया और यहाँ पर भी एम्प्टी रहेगा। तो पेज लोड होते ही हमें डेटा नहीं चाहिए। पेज लोड होने का मतलब क्या हुआ, जैसे पेज लोड हुआ इसका वैल्यू निकालने की कोशिश की जाएगी। तो अभी उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मुझे बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा चाहिए, इसका मतलब मुझे फंक्शन बनाना होगा। तो एक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे। तो एरो फंक्शन बना लीजिए या आप फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना लीजिए, दोनों बात एक ही है। ऐसे हम बना सकते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन। मैंने डेमो के नाम से एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा। सॉरी, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, असल में मेरी आदत हो गई है अब एरो फंक्शन बनाने की, इसलिए इक्वल टू वगैरह कभी कभी लग जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अलर्ट डिफाइन करता हूँ। क्या अब ये अलर्ट होगा पेज लोड होते ही? नहीं होगा, यानी कि पेज लोड होते ही जैसे अभी अलर्ट हो रहा था वो अब नहीं होगा। नोटिस करिए, मैं चाहता हूँ जब बटन पे क्लिक करूँ तब अलर्ट हो। तो ये जो बटन है इस पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम डेमो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन ब्रेकेट जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। फंक्शन को कॉल करते समय फंक्शन ब्रेकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। मैंने रिलोड किया, अब मैं क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया था, आप चाहे तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर दीजिए, इस तरीके से होता है। तो दोनों बात एक ही है। एक फंक्शन का डिफिनेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है और फंक्शन का डिफिनेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये ओल्ड तरीका है, ये नया तरीका है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, वो हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल नए तरीका यूज करिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बटन पे क्लिक करते ही इस इनपुट फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो पहला सिचुएशन तो हो गया कि बटन पे आपने क्लिक कर लिया, यानी कि अब आपका जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है वो बटन पे क्लिक करने के बाद ही एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आपको सोचना है कि इस इनपुट फील्ड को कैसे लेके आएंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो पहले तो आप इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई क्लास दे दीजिए, या एक ही इनपुट फील्ड है तो डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए इस चीज को। कैसे सेलेक्ट करेंगे, लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से इनपुट के नाम से, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से और इनपुट फील्ड को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मल्टीपल इनपुट होता तो हम सभी में अलग अलग क्लास दे देते, ठीक है, और सभी को हम क्लास की हेल्प से सेलेक्ट कर लेते। अभी एक ही इनपुट फील्ड है इसलिए मैंने डायरेक्ट इनपुट को सिलेक्ट कर लिया। मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर इनपुट लिखूं, यानी कि प्रिंट करने के लिए अलर्ट के अंदर, तो नोटिस करिए अभी क्या आएगा। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, देखिए एक ऑब्जेक्ट आया HTML इनपुट एलिमेंट, यानी कि HTML का कोई ऑब्जेक्ट है, इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पर लिख के आ रहा है HTML का इनपुट एलिमेंट है ये। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट होता है इसलिए सही से प्रिंट नहीं हुआ। अगर आप इसको प्रॉपर देखना चाहते हो तो कंसोल में प्रिंट करिए। तो कंसोल और डॉट लॉग कच करेंगे इस तरीके से और रिलोड करके हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए इनपुट फील्ड है ना ये। मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, मुझे इनपुट फील्ड में जो टाइप किया जा रहा है वो डेटा चाहिए। जैसे अभी मैंने टाइप किया, नोटिस करिए मैंने क्लिक किया
तो अभी यहाँ पर इनपुट फील्ड आ रहा है, मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, इनपुट फील्ड के अंदर जो डेटा टाइप किया गया है ये वाला, वो डेटा चाहिए। तो वो डेटा हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पर आपको डॉट वैल्यू लगा देना है, ऐसे डॉट वैल्यू लगा देना है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, धीरे धीरे बस इसी पैटर्न से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न से उसको आप लोग को फॉलो करते हुए पढ़ना है, ठीक है। और जो टास्क वगैरह असाइन किया जा रहा है उसको टाइम पे करना है, टाइम पे नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैंने रिलोड किया और लगभग सारे लेक्चर में टास्क दिया गया है, ठीक है। अभी नोटिस करिए, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कंसोल में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने इनपुट को प्रिंट कर रखा है, ठीक है। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये जो वैल्यू था अब ये आपको मिल चुका है। अब इस पे क्या करना चाहते हैं आप, कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको, अभी तो मैंने आपको कंडीशन नहीं पढ़ा है, बट एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज से क्या कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट फील्ड का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? ऐसे, यानी कि इनपुट फील्ड को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, डॉट वैल्यू लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज है, सपोज करो आपने यहीं पर वैल्यू लगा दिया, तो अब क्या होगा, इसका यूज नहीं कर पाएंगे आप, यानी कि बस यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आएगा। अगर आपको इनपुट फील्ड का यूज करना है, सपोज करो मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं वैल्यू तो मिले ही मिले हमें, यानी कि जो वैल्यू मिले है, ये हमने इनपुट किया है वो तो हमें मिलना ही चाहिए, उसके साथ साथ बटन पे क्लिक करने पे इसका बॉर्डर रेड हो जाए, है ना, बॉर्डर ग्रीन हो जाए, विड्थ बढ़ जाए, विड्थ छोटा हो जाए, या बैकग्राउंड कलर आ जाए इसके अंदर, या कुछ और हो जाए। तो अगर आपने वैल्यू को यहाँ पर लगा दिया तो अब इसके अंदर इनपुट फील्ड नहीं आएगा, यानी कि अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, विड्थ बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना है, पैडिंग देना है, तो इसके यहाँ पर इनपुट फील्ड आना चाहिए। वैल्यू पे कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि बॉर्डर तो हम इनपुट फील्ड पे लगाएंगे ना, ये जो टैग है हमारा इस पे लगाएंगे ना, फील्ड पे, हमें वैल्यू से थोड़ी नहीं मतलब है। तो अगर आपने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो दोबारा इसको सिलेक्ट करना होगा। तो जब भी आप इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर वैल्यू ना निकालें, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यानी कि अब यहाँ पर इनपुट फील्ड आ गया, यहाँ पर वैल्यू निकालिए, जहां पर आप वेरिएबल का यूज करिए वहां पर वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे इस वेरिएबल में है ना, तो इस वेरिएबल के अंदर से आपको वैल्यू निकाल लेना है। अभी भी वैसे ही वैल्यू मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। नोटिस करिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड और मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए अभी भी वैसे ही जस्ट फॉर कोड मिल रहा है जैसे पहले थोड़ी देर मिल रहा था। लेकिन अब फायदा क्या होगा कि इस इनपुट फील्ड पे आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आप चाहें तो इसका बॉर्डर रेड कर सकते हो। तो बॉर्डर रेड करने के लिए इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया रेड। नोटिस करिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसका बॉर्डर रेड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले तो कुछ टाइप कर लिया, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए बॉर्डर रेड हो गया ना इस तरीके से। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसे डिफाइन करिएगा इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और मैं डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो नोटिस करिए जब आप क्लिक करेंगे तो बॉर्डर रेडियस भी हो जाएगा इसका। मैंने कुछ टाइप कर लिया, क्लिक करूंगा, ये देखिए है ना इस तरीके से। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड मत लगाइए। हो सकता है कि इस इनपुट फील्ड से रिलेटेड आपको मल्टीपल काम करने हो, तो यहाँ पर मत लगाइए। जहां पर वेरिएबल का यूज करिए वहीं पर वैल्यू का निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए जरा, मैं यहाँ से सारी चीजों को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ इसको बनाया, यानी कि सॉरी मैंने सेलेक्ट किया, ग्लोबली इसका डिक्लेरेशन किया मैंने इनपुट फील्ड वाले वेरिएबल का, यानी कि जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर आ रहा है इसका मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया। यहाँ पर भी यूज हो सकता है, अभी भी वही काम होगा जैसे पहले काम हो रहा था। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूंगा, क्लिक करूंगा तो अभी भी हमें डेटा मिल रहा है। लेकिन ये चीज जब यहाँ पर था और ये वैल्यू कीवर्ड हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी मैंने वैल्यू कीवर्ड लगाया था ना अभी इस तरीके से, तो अभी हमें डेटा मिल रहा था। मैंने रिलोड किया, ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर कुछ लिखा और क्लिक करूंगा, डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर आपने इसको बाहर किया, फंक्शन के बाहर किया,
और यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड लगा दिया, तो अब आपको डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगा। नोटिस करिए क्यों नहीं मिलेगा, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कुछ टाइप किया बट मैं क्लिक कर रहा हूँ, डेटा नहीं आ रहा है। ये देखिए डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा समझने की। नोटिस करिए क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि पेज लोड हुआ, ये पेज लोड हुआ, इनपुट फील्ड बन गया। अब इनपुट फील्ड बना तो उतने में आपका जावास्क्रिप्ट इसको सेलेक्ट करके ले आया यहाँ पर, यानी कि सेलेक्ट हो गया और वैल्यू भी निकालने की कोशिश की गई। वैल्यू निकालने की कोशिश की गई, वैल्यू इसमें क्या आ गया, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। पेज लोड होते ही वैल्यू निकालने की कोशिश की गई, यानी कि जैसे पेज लोड हुआ, क्योंकि ये फंक्शन से ब्लॉक कोड नहीं है, ये लाइन फंक्शन के अंदर नहीं है, ये पेज लोड होते ही चल जाएगा और पेज लोड होते ही वैल्यू निकालने की कोशिश की गई। वैल्यू निकलेगी लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि इनपुट फील्ड में कुछ नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एरर नहीं आएगा कि एरर आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, अभी मैंने लिखा तो लिखने के बाद ये कोड नहीं चल रहा है कि जैसे जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है। हाँ ऐसा कर सकते हो, अभी नोटिस कर मैंने लिखा है और मैं क्लिक करूंगा तो डेटा नहीं मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज हम बाहर सेलेक्ट करके और वैल्यू निकालने की कोशिश यहाँ पर करें, यानी कि वैल्यू निकालने की कोशिश यहाँ पर करें, तो अभी क्या होगा, सेलेक्ट तो हो जाएगा पेज लोड होते ही, लेकिन वैल्यू कब निकालेंगे, जब बटन पे क्लिक होगा तब। यानी कि अभी देखिए मैंने रिलोड किया, अभी मैं क्लिक कर दूंगा तो वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं लिख के क्लिक करूं तो नोटिस करिए हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि कभी भी अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालेंगे पेज लोड होते ही, नहीं तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, टाइप करने के बाद भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल पे हम बात करेंगे, ऐसी समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया जाता है उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और उसको हम फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें फंक्शन के बाहर तो ये एरर देगा हमें। देखिए मैंने रिलोड किया, पेज लोड होते ही एरर आएगा, क्योंकि ये कोड स्किप किया जाएगा, ये कोड पहले चलेगा क्योंकि ये फंक्शन से ब्लॉक है। अब ये फंक्शन से ब्लॉक कोड है, इसका मतलब क्या हुआ, जब बटन पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, यानी कि बटन पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे जब तक ये कोड नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अभी ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है और इनपुट ढूंढ रहा है कि इनपुट है कहाँ पेज में। तो देखिए यहाँ पर लिखे आ गया इनपुट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये जो इनपुट आप यूज कर रहे हो ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो ये कोड आप फंक्शन के बाहर, यानी कि ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। यही वेरिएबल अगर ऊपर होता फंक्शन के तो इसका आप यूज कर सकते थे, एरर नहीं आता, भले ही वैल्यू नहीं प्रिंट होता। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस होता है। अगर आपने किसी वेरिएबल का ग्लोबली डिक्लेरेशन किया है तो वो फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। अगर आपने किसी वेरिएबल का किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो हमने वैल्यू निकालना सीखा। चलिए मैंने यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाया जरा इस तरीके से वैल्यू के नाम से, और ये जो इनपुट है इसके अंदर से डॉट वैल्यू को रीड करके रखता हूँ। मैंने रखा इस तरीके से, अलर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है। मैंने ऐसे वैल्यू डिफाइन किया, टर्मिनेट कर देंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा, क्लिक करेंगे तो अलर्ट में ये डेटा मिल जाएगा जो आपने यहाँ पर इनपुट किया है। ठीक है, मुझे लेंथ चाहिए कि इसमें कितना डेटा इनपुट किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूं जस्ट फॉर कोड, ठीक है, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ ये काउंट हो जाए कि जस्ट फॉर कोड में कितने लेटर हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, डॉट लेंथ कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से वैल्यू के लिए, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है उसके लिए आपको लेंथ कीवर्ड का यूज करना है। तो अब आपको उसका लेंथ मिलेगा। देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं जस्ट फॉर कोड लिखता हूँ इस तरीके से और क्लिक करूंगा। ये देखिए इस तरीके से हमें इसका लेंथ मिल गया कि इसके अंदर कितना कैरेक्टर है। अगर आप चाहते हो कि आलोक कुमार लिखें इस तरीके से और क्लिक करके देखें कि आलोक कुमार में कितना कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मतलब एक ये सिंगल वर्ड आपका, यानी कि ए एक कैरेक्टर हो गया, एल एक कैरेक्टर हो गया,
वो एक कैरेक्टर हो गया है ना, इस तरीके से। और ये पूरा कंप्लीटली क्या है, कंप्लीट एक स्ट्रिंग है ये, आलोक कुमार नाम की। कैरेक्टर स्ट्रिंग में मैंने पहले ही बता दिया है डिफरेंस। मल्टीपल कैरेक्टर मिला के स्ट्रिंग बनते हैं, और सिंगल कोई अगर लेटर होता है तो उसी को हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस करिए 10 हमें लेंथ मिल चुका है। तो लेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक कीवर्ड है, इसकी हेल्प से आप एरे का लेंथ निकाल सकते हो, किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो, और भी कई सारी जगह पे यूज होता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, क्लिक करूंगा, लेंथ हमें मिल जाएगा। एक और है यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन। तो इससे क्या होता है, नोटिस करिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर अलर्ट के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन को कॉल करता हूँ। अलग अलग तरीके से यूज होता है, जैसे कि वैल्यू के अंदर से हमने लेंथ को कॉल किया। टाइप ऑफ फंक्शन आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ये एक प्री डिफाइन फंक्शन है। ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करिए और इसके अंदर आप वैल्यू को दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, इसका टाइप चेक करने की कोशिश करेगा कि जो वैल्यू आ रहा है इसका टाइप क्या है। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग ही होता है, यानी कि भले ही आपने नंबर लिखा है इनपुट फील्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग ही होता है। अगर हम यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिख दें इस तरीके से, तो भी तब भी ये एक स्ट्रिंग ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इनपुट फील्ड के अंदर जो भी आप इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग ही माना जाता है। अगर आप चाहते हो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए कई सारा तरीका है। नंबर फंक्शन है कन्वर्ट करने के लिए। एक और तरीका है कि आप यहाँ पर प्लस लगा दोगे वैल्यू रीड करते समय, तो अगर आप नंबर टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर नंबर आएगा, यानी कि अब जो यहाँ पर वैल्यू आ रहा था वो स्ट्रिंग के रूप में नहीं आएगा, नंबर के रूप में आएगा, ठीक है। एक पहला छोटा सा तरीका है कि आप बस यहाँ पर प्लस लगा दो, ठीक है। नोटिस करिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से 1 2 3 4 5 लिखा और क्लिक करूंगा तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखें तो ये एक स्ट्रिंग है, देखिए ये एक स्ट्रिंग है। अभी ये भी नंबर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया है। तो ये चीज यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। जनरली अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से शायद सिर्फ नंबर ही लेना हो, तो उसके लिए हम टाइप का वैल्यू नंबर कर देते हैं इनपुट फील्ड का, ठीक है। फिर भी अगर आप टाइप का वैल्यू नंबर कर देते हो, सपोज कर हमने टाइप का वैल्यू नंबर ही कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ नंबर ही इनपुट लिया जाएगा, लेकिन रिलोड करेंगे और यहाँ पर हमने इनपुट डाला नंबर, क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू स्ट्रिंग ही आएगा, यानी कि टाइप ऑफ इसको स्ट्रिंग ही बताएगा, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पर प्लस लगाइएगा, तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो, यानी कि प्योर नंबर हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा इस तरीके से और क्लिक करूंगा तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस पे अभी हम बहस नहीं करना है, हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे इन चीजों पे। फिलहाल टाइप ऑफ पे फोकस करना है आपको। टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा का टाइप पता कर पाएंगे कि वो कैसा डेटा है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर टाइप ऑफ में सिर्फ इनपुट लिख दूं, अभी मैंने इनपुट लिखा, ठीक है, ये वाला इनपुट, ये वाला कांस्टेंट, सॉरी ये वाला वेरिएबल, मैंने रिलोड किया। अभी क्या होगा नोटिस करिए, मैंने क्लिक किया, देखिए इनपुट क्या है, इनपुट एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका टाइप क्या आया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोई एरे होता, सपोज करो हमने लेट एक डेटा के नाम से एरे बना लिया, अभी मैं आपको एरे पढ़ा नहीं रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अगर डेटा को डिफाइन किया होता यानी कि इसको, तो इसका टाइप बता देगा ये कि इसका टाइप क्या है। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। और अगर आप एरे का यूज करें इस तरीके से, इसमें मैंने लेंथ डिफाइन कर दिया 6 से 10, ठीक है। तो एरे ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है जनरली, इसलिए इसका टाइप एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरे नहीं लिख के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट ही है ये, इसके अंदर से अलग अलग चीजों को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। इस पे हम आगे बात करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तो फिलहाल टाइप आपके बारे में यही समझना है आपको कि ये किसी भी डेटा का टाइप बताने का काम करेगा।
ठीक है। एक और है यहाँ पर केयर एड फंक्शन। केयर एड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पर, सॉरी मैं इसको पहले तो टेक्स्ट कर देता हूँ, इसका टाइप नंबर है, मैंने टेक्स्ट कर दिया। अभी मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड। केयर एड की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि किस इंडेक्स पे कौन सा कोड मतलब लेटर है। जैसे कि अगर आपने 5 पास किया तो 5 पे एक स्पेस है, यहाँ पर है ना, ये स्पेस है। अगर आपने 6 पास किया तो 6 पे एफ है। मैं समझाता हूँ आपको ये चीज़। नोटिस करिए वैल्यू आपका यहाँ पर आ रहा है। अब इसी वैल्यू के लिए आपको केयर एड फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैं अलर्ट में डायरेक्ट डिफाइन करता हूँ, ऐसे वैल्यू को डिफाइन करेंगे और डायरेक्ट आपको केयर एड फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए आपको डिफाइन करना है, यानी कि कौन सा इंडेक्स का डेटा आप चेक करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर 6 डिफाइन किया। इससे क्या होगा कि 6 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है वो हमें पता चल जाएगा। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं जस्ट फॉर कोड लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है जस्ट फॉर कोड लिखूंगा इस तरीके से और मैंने क्लिक किया। केयर एड इज नॉट अ फंक्शन बताया गया, ए स्मॉल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। सर वहां से प्लस हटा दो, नंबर हो रहा है ना वो। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर ए स्मॉल होगा कैपिटल होगा? कैपिटल ही रहता मेरे है। ख्याल से कैपिटल ही रहेगा। कैपिटल सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड और मैंने क्लिक किया। नोटिस करिए ओ आया। इसका मतलब जो यहाँ पर हमने 6 पास किया है, ये देखिए 6 हमने पास किया है ना, तो यहाँ पर आप 0 अगर आप पास करते हो तो देखिए क्या आएगा। 0 पास करेंगे तो जे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6 से जस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए जे आया है ना। तो अगर आपको ये पता करना है कि इनपुट फील्ड के अंदर या कोई अगर आपका डायनेमिक डेटा आ रहा है, उसके किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा आ रहा है, कैसे कई बार हमें कंडीशन लगाना होता है कि चौथे इंडेक्स पे ये डेटा नहीं आना चाहिए, इनपुट फील्ड के फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे ऐसा डेटा नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसे कंडीशन लगाना पड़ता है। तो उस केस में आप केयर एट का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये कुछ कीवर्ड और फंक्शन थे जिनका अभी हमने यूज करना सीखा। अभी हमें उसी का एग्जांपल लिखा हो कि कैसे इसका यूज करेंगे। जैसे कि टाइप ऑफ को डायरेक्ट कॉल करना है, उसके अंदर डेटा देना है। डेटा के लिए आपको केयर एट फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, टाइप ऑफ में जो ओ है वो स्मॉल ही रहेगा, है ना। लेंथ कीवर्ड लगाएंगे डेटा के लिए तो आपको लेंथ मिल जाएगा किसी भी डेटा का। ठीक है, वैल्यू कीवर्ड अगर आप लगाते हो, जैसे हमने इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करके इसमें रखा है और इसके अंदर से अगर आप वैल्यू कीवर्ड लगाते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा, यानी कि जो भी इनपुट करेंगे वो डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी डेटा के लिए आप लेंथ पास करेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा और उसी डेटा को आप टाइप ऑफ में रखेंगे तो आपको उसका टाइप मिल जाएगा। उसी डेटा का अगर आप केयर एट 0 चेक करेंगे तो 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा लेटर है या कौन सा नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी हमें ऑपरेटर्स पे बात करना है। यहाँ पर लिखा गया व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड टू मैनिपुलेट बिटवीन टू डेटा, यानी कि दो डेटा के बीच में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन का मतलब चेंजेस करना, बदलाव करना, है ना, इस तरीके से समझिए आप लोग। ठीक है, तो कई सारे तरीके के ऑपरेटर होते हैं, कई सारे आपने पढ़ भी रखे होंगे। जैसे टाइप ऑफ ऑपरेटर यहाँ पर लिखा गया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, है ना। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर ये एक ही बात है, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर एक ही चीज है। यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है।
तो यहाँ पर लिखे गए हैं ये, और इनका सिंबल इधर है, यानी कि ये ऑपरेटर है, ये उनके नेम है। मॉड्यूलस को दूसरे शब्दों में रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन ऑपरेटर्स पे आपको छोटा छोटा ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। एक और इनपुट फील्ड बना लूंगा मैंने रिलोड किया, एक और इनपुट फील्ड बना लेता हूँ इसी के बगल में, और दोनों में मैं टाइप का वैल्यू नंबर कर देता हूँ। मैंने ऐसे नंबर कर दिया और यहाँ पर भी मैं नंबर कर दूंगा, ठीक है। अभी 2 इनपुट फील्ड हो चुका है और मुझे दोनों को सिलेक्ट करना है। जैसे पहला इनपुट फील्ड है ये और ये दूसरा इनपुट फील्ड है। मैं प्लेस होल्डर का भी यूज करता हूँ दोनों के अंदर, ऐसे डिफाइन करूंगा प्लेस होल्डर, और मैंने डिफाइन कर दिया num1 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा num2 यानी कि नंबर 2, ठीक है। मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर हम अगर 20 लिखते हैं और यहाँ पर मैं 40 लिखता हूँ और क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि दोनों को मैं ऐड करूँ। अभी कैरे 8 लगा हुआ है इसलिए 2 आया, ठीक है। तो पहले तो आपको इन दोनों इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करके लाना होगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड है तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर सकते हो, ऐसे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है ना। तो और यहाँ पर इनपुट ही लिखना है तो अब क्या होगा, ये दोनों ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। आप कंसोल करके इस चीज को देख सकते हो। मैंने कंसोल डॉट लॉग का इस तरीके से, और इनपुट को मैंने प्रिंट किया। ये दोनों चीज मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। अब इसके अंदर दोनों आ जाएगा आपका। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए मैं क्लिक करूंगा, देखिए नोड लिस्ट आया ना, इनपुट 0, देखिए हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए इस पर क्लिक कर यानी कि यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब 0 इंडेक्स से आपका num1 मिल जाएगा और 1 इंडेक्स से आपको num2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट num1 के नाम से, और इसमें क्या करेंगे हम इनपुट के अंदर से 0 इंडेक्स को डिफाइन करेंगे और डॉट वैल्यू रीड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। टर्मिनेट करेंगे लेट num2 यानी कि नंबर 2 के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इनपुट का 1 इंडेक्स एक्सेस करेंगे, डॉट वैल्यू लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल चुका है। अब आप इनको जोड़ दीजिए, तो अलर्ट में रखेंगे num1 प्लस num2 ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, सॉरी num2 लिखेंगे यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें नंबर 1 है, इसमें नंबर 2 है। अलर्ट में दोनों को हमने जोड़ दिया। अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने 20 लिखा और यहाँ पर भी मैं 20 लिखता हूँ, तो अभी रिजल्ट 40 आना चाहिए। मैंने क्लिक किया, ये देखिए क्या आ गया, 20 आ गया, जबकि रिजल्ट क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो ये जो ऑपरेटर है ना, पहला वाला एडिशन ऑपरेटर, ये 2 काम करता है। एक तो कंटिन्यूएशन का काम करता है, इसके हेल्प से हम 2 स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केट भी करते हैं, यानी कि 2 स्ट्रिंग को, जैसे अब्दुल अहद लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब्दुल अलग लिखा हुआ है और अहद अलग लिखा हुआ है, और अगर आपको दोनों को जोड़ना है तो इसी ऑपरेटर की हेल्प से आप जोड़ सकते हो अब्दुल अहद। जैसे कि होता है ना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसको दोनों को जोड़ के हमें एक जगह पे शो करना होता है। तो ये जो ऑपरेटर है वहां पर आपके काम में आता है। तो वही काम ये यहाँ पर भी कर रहा है, यानी कि इस ऑपरेटर का 2 काम है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक तो कॉन्केट करने का काम है और ऐड करने का भी काम है। तो ये ऐड तब करेगा जब यहाँ पर कोई न्यूमेरिक डेटा आएगा। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अगर आप इसका टाइप ऑफ चेक करिए, देखिए मैंने अलर्ट में लिखा टाइप ऑफ, इस तरीके से उसका मैं टाइप आपको चेक करके दूँ। देखिए नोटिस करिए मैंने num1 लिख दिया, तो कोई भी प्रिंट कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। मैंने num1 को ही प्रिंट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ, क्लिक करूंगा, देखिए टाइप ऑफ में क्या आया, स्ट्रिंग, और अगला अलर्ट क्या आया, 2020। तो पहला तरीका क्या मैंने बताया था कि अगर आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और यहाँ पर भी आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। बस ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा आएगा, यहाँ पर भी न्यूमेरिक डेटा आएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने 30 लिखा और यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ, या कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने 20 लिख दिया, क्लिक करेंगे, ये देखिए 50 हो गया ना। इसी तरीके से ये आपका हो गया एडिशन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको माइनस का यूज करना है, यानी कि इसको हम माइनस बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये माइनस करेगा। जैसे मैंने 100 में से 50 को माइनस किया और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अब ये माइनस करके आपको दे देगा, ठीक है। नोटिस करिए अगर हम यहाँ से प्लस हटा भी दें, मैंने हटा दिया, अब यहाँ पर भी स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, बट वो न्यूमेरिक डेटा है।
यानी कि जो स्ट्रिंग है वो नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पर 200 लिखा और यहाँ पर मैंने 100 लिखा, तो अभी क्या होगा, क्लिक करेंगे, नोटिस करिए माइनस हो गया। माइनस के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में ये काम कर जाएगा, लेकिन प्लस के केस में नहीं काम करेगा, क्योंकि प्लस का 2 काम है, कॉन्केट करने का काम है, इसलिए कॉन्केट करने की कोशिश करेगा अगर वहां पर उसका टाइप स्ट्रिंग आएगा तो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं तब भी तो वो स्ट्रिंग ही आ रहा है ना। बिल्कुल स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन एडवांस ब्राउजर होने की वजह से वो इंटरनली उस चीज को चेंज कर दे रहा है, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। अब प्लस के केस में क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि उस ऑपरेटर का 2 काम है, माइनस का 1 ही काम है, सिर्फ घटाने का काम है, इसलिए घटा देगा चीजों को, यानी कि माइनस कर देगा। बट वो जो ऑपरेटर है प्लस वाला, उसका 2 काम है, एक तो कॉन्केट करने का काम है और जोड़ने का भी काम है। ये देखिए माइनस हो रहा है। इसी तरीके से डिवीजन के लिए आप यहाँ पर इसका सिंबल देंगे, डिवाइड हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, मैंने यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 40 करता हूँ, ये देखिए क्या रिजल्ट आया, 5। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको इनटू यानी कि स्टार का सिंबल देना है, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यही होगा आपका, कीबोर्ड के अंदर स्टार होता है, जो आपका न्यूमेरिक की होता है ना कीबोर्ड में, टॉप में 8 नंबर पे आपको ये दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा 20 और इंटू 10 करता हूँ, नोटिस करिए, क्लिक करेंगे तो 200 वैल्यू आ चुका है। एक और है आपका यहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेटर, इसका क्या काम है वो भी समझिए। अगर आप यहाँ पर मॉड्यूलर देते हो तो क्या होगा, ये रिमाइंडर निकाल के देगा आपको। रिमाइंडर का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पर 45 लिखा और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से कितना डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 44 तक डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इसका मतलब 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालना होगा तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोला जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो आज का जो टास्क है उसी से रिलेटेड है। नोटिस करिए, किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर 60 लिखा और यहाँ पर मैं 19 लिख देता हूँ, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देखिए कितना रिमाइंडर आया, 3, क्योंकि 60 में आप 19 से 3 बार डिवाइड करेंगे जब, तो 57 वैल्यू हो जाएगा और जो बच गया वो आपका रिमाइंडर में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 19 3 या 57 होता है, 57 60 माइनस 57 इसका मतलब 3, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 3, ठीक है। तो अभी हमने आपको, अभी लगभग आपने पहले इन सारी चीज़ों का शायद यूज किया हो, आपको पता भी रहा हो, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, इसके भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इन दोनों ऑपरेटर पे हम काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम समझ लेंगे इनका क्या यूज है। फिलहाल इन 5 को मैंने आपको बता दिया है, तो बस इसको कोई मसला नहीं है, ये तो हम करते आ रहे हैं बचपन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और प्रोग्रामिंग के लिए आपको इतना ही मैथ आना चाहिए, ये 4 आपको आना चाहिए, प्रोग्रामिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग टास्क भी देखिए अपने, टास्क आपका जो है ये है, ठीक है। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर मैंने 54 दिया और यहाँ पर मैं 18 देता हूँ और क्लिक करूँगा तो नोटिस करिए योर रिमाइंडर इज हियर 0, यानी कि 0 रिमाइंडर आ गया। अगर हम यहाँ पर 78 डिफाइन करें और क्लिक करें तो देखिए रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक है। तो डिज़ाइन आपको अच्छा करना है थोड़ा, ये तो बस नॉर्मल डिज़ाइन है, और इस टास्क को आपको कल 6 बजे से पहले कंप्लीट करके मुझे भेज देना है, ठीक है। तो यही आपका टास्क है आज का। समझ गए आप लोग टास्क क्या है भाई? जी, टास्क क्या है आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी नंदनी जी बताइए, टास्क क्लियर है? टिनी जी आपका टास्क नहीं आया? तो सभी लोग टास्क को कंप्लीट करिए भाई, अगर आप टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। टास्क अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट है, आपका फायदा है, आपका लॉजिक बिल्ड होगा, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव होगी।
आपके टास्क करने से मेरा स्किल इम्प्रूव नहीं होगा। यानी कि अगर आप कोडिंग करेंगे तो उसमें मेरा स्किल नहीं इम्प्रूव हो जाएगा। अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी स्किल इम्प्रूव होगी इसमें। लेकिन आपका कुछ एक्टिविटी करने से प्रोग्रामिंग के फील्ड में आपने कुछ लिखा, आपने कुछ किया, कोई भी एक्टिविटी किया प्रोग्रामिंग के फील्ड में, तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें मेरा कोई स्किल इम्प्रूव नहीं हो जाएगा। जब आप करेंगे तो आप ही का स्किल इम्प्रूव होगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो किसको धोखा दे रहे हो? मुझे आप धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। यानी कि अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो तो आप क्या समझ रहे हो कि हम बस बचे हुए हैं, सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वैसे भी सर डेली एंट्री दे ही रहे हैं, तो क्या टेंशन है हमें टास्क करने की। तो मुझे नहीं बेवकूफ़ बना रहे हो आप, वो तो अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है? तो अगर आप टास्क नहीं करेंगे, नहीं सीख सकते हो, सीख भी नहीं पाएंगे, कोई सिखा भी नहीं पाएगा आपको। ठीक है? सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कि हम वीडियो देख लेंगे, क्लास अटेंड कर लेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लगेगा कि मैं सब सीख गया, ऐसा लगेगा कि सब कुछ सीख गए आप, अब बहुत बड़े महारथी हो गए। लेकिन जब करने जाएंगे ना, जब कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे, तब आपकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको रियलाइज हो जाएगा ये चीज़ कि काश मैंने इस पे प्रैक्टिस भी किया होता कुछ। सिर्फ देखने से ही नहीं काम होता है, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा काम होता है। अगर आप लिखेंगे बार-बार उसी चीज़ को, हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए, 2 बार में ना समझ में आए, लेकिन तीसरी बार लिखेंगे तो वो चीज़ आपको याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो आपके टास्क को कंप्लीट करने से हमारा कोई स्किल इम्प्रूव नहीं होगा। आप करेंगे तो आप ही का स्किल इम्प्रूव होगा, आप ही का लॉजिक बिल्ड होगा और आपका ही प्रोग्रामिंग के फील्ड में पकड़ मजबूत होगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, टास्क को कंप्लीट करते रहिए। यानी कि अगर आप टास्क नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएँगे, मसला यही है। तो अगर आपको सीखना है तो टास्क को भी कंप्लीट करना है। हो सकता है आप थोड़ा लेट चल रहे हो, कोई बात नहीं। किसी का आज 9वाँ टास्क हो सकता है कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कुछ लोग का दूसरा, तीसरा चल रहा हो, कोई बात नहीं। आपको वहीं से चल के आना है। यानी कि आज वाला टास्क आप कर रहे हो, पीछे का छोड़ दिए। जहाँ से चल रहे हो वैसे आओ, करते आओ, डेली बस 1 टास्क कंप्लीट करो। 1 टास्क दो, हर हाल में दो 1 टास्क डेली। और इतना बड़ा काम भी नहीं रहता है कि कंप्लीट ही ना हो 1 दिन में। ठीक है? तो उतना ही काम दिया जाता है जो कि 1 आध घंटे में कंप्लीट। ठीक है? तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू है और कुछ पढ़ाने में भी हो सकता है मिस्टेक हो जाता हो मुझसे। ठीक है? तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मुझसे कोई गलती नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर सर ने कुछ थोड़ा नहीं समझा पाए या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो अपनी मर्ज़ी से उसको करेक्शन कर लीजिए और मुझे भी बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई टीचर है तो उससे गलती नहीं होता है क्योंकि टीचर का सिर्फ एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं और इसलिए माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है? तो कई बार आप जब खुद ही देखेंगे आगे प्रोजेक्ट वगैरह जब हम काम करेंगे तो मैं खुद स्टक हो जाता हूँ चीज़ों पे। ठीक है? तो इस चीज़ से मुझे कोई वो नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मुझसे गलती नहीं हो सकता है और आप लोग बता भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप मुझे वहाँ पर नोटिफ़ाई कीजिएगा। ठीक है? और आप लोग का शुक्रिया आने के लिए। ऐसे ही आते रहिए डेली और मनोबल बढ़ेगा मेरा भी, मैं और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँगा। ठीक है? अगर आप इसी तरीके से स्ट्रेंथ को मजबूत रखेंगे, तो मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू एवरीवन।